दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी एक थे मास्टर जी। अनुलता भोपाल में रहती हैं, पब्लिश्ड ऑथर हैं, केमिस्ट्री में एमएससी किया है और हमारी कंपनी कंटेंट प्रोजेक्ट में एसोसिएट क्रिएटिव हेड हैं। दिसंबर ऊन की नरमाहट लिए चला आया था। पुराने पेड़ों के बीच से धूप छनती हुई खुले दरवाजों खिड़कियों से होती हुई भीतर पहुंच रही थी। अलसाए लोग घर की देहरी पर निकलकर बैठ गए थे। आंगन में झाड़ू लगाकर पानी सींचा जा रहा था। हवा में मिट्टी पानी की मिली जुली महक। यानी आज की सुबह भी ऐसी ही थी जैसे ठेठ छोटे कस्बे की होती है। कस्बा भी क्या, अभी अभी गांव से जरा पनपा है बस। एक सीधी सड़क के आसपास फैली बसाहट और उन मकानों में एक छोटा सा मकान मास्टर जी का। मास्टर नारायण मिश्र कस्बे के हाई स्कूल से 10 साल पहले रिटायर हो चुके थे। अब किसी को पढ़ाते नहीं थे, लेकिन मास्टर अब भी थे। मास्टर जी मेरे मास्टर भी रहे हैं। थोड़ी बहुत जितनी पढ़ाई की उन्हीं की संटियों की मार से डर कर की। मुझे ही क्लास से बाहर दौड़ाकर बेशरम की कच्ची डाल तोड़कर लाने को कहते और फिर उसी से मेरी हथेलियां गर्म कर देते। वो एक आवाज लगाते, दीपक, और मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाया करती थी। मेरे क्लास में ही उनका बेटा सोमेश भी पढ़ता था, मेरा पक्का दोस्त, पर मुझसे बिल्कुल उलट। हद दर्जे का पढ़ाकू, मेहनती और महत्वाकांक्षी। और इसीलिए उसने कभी मास्टर जी की संटियां नहीं खाई। वो आज बड़ी सी कंपनी में बढ़िया सी पोस्ट पर है। मास्टर जी के तो सारे सपने जैसे सच हो गए थे। सोमेश बड़ी ऊंचाइयां छू गया था। मैंने मास्टर जी की जगह ले ली थी। अब मैं कस्बे में स्कूल में मास्टर हूं और मास्टर जी के दुख सुख का साझेदार, उनका केयर टेकर, उनका दोस्त, सब कुछ। मास्टर नारायण मिश्र बड़े मनमौजी इंसान हैं, शौकीन तबीयत के। घर में अकेले रहते थे मगर एक भी कमरा सूना नहीं। रसोई में भरपूर अन्नधान, आसपास के बच्चों की मुट्ठियों में भरने के लिए बिस्किट्स और खट्टी मीठी गोलियां मर्तबान में सजी होती। और सबसे रंगीन हिस्सा था उनकी बैठक, जहां की दीवारें बड़े बड़े रंग बिरंगे पोस्टरों से ढकी थीं। कई कई शहर के पोस्टर, चार मीनार, इंडिया गेट, ताजमहल, ताजुल मस्जिद और कनॉट प्लेस जैसी कई जगमग तस्वीरें। और मजे की बात यह है कि वो इन सभी शहरों तक गए नहीं हैं। टीवी फिल्मों में देखे होंगे बस, लेकिन उनका अरमान जरूर था कि शहर शहर घूमें। यानी ये उन बुजुर्गों में नहीं थे जिनको अपनी जड़ों में बैठना था, जिनको बड़े शहर रास नहीं आते थे, जिन्हें अपने घर की दीवारों में ही सांस आती। नहीं, नारायण मिश्र अलग थे, बिंदास घुमक्कड़ किस्म के। दिसंबर के शुरुआती 20 दिन उनका बेटा यानी मेरे बचपन का दोस्त सोमेश उन्हें अपने पास बुलाता था और वो मास्टर जी की जिंदगी के सबसे शानदार दिन होते थे। सबसे ऐसा कहते नहीं थे, पर मैं जानता हूं कि मास्टर जी का बस चले तो कस्बे वाला पुश्तैनी घर बंद करके या बेच के चल दें शहर, बेटे के पास। उनका बस चले तो बेटे के घर ही रह जाएं, वहीं बिताएं बुढ़ापा और वहीं से परलोक सिधारें। मगर उनका चाहना अपनी जगह था और हासिल होना अपनी जगह। ये शय और ये मात। मास्टर जी की तेज खरखराती आवाज पर गली से निकलते 2-4 लोग ठिठक कर मेरे और मास्टर जी के बीच रखे शतरंज के बोर्ड को देखने लगे। मैं सर खुजाता हुआ बचने की कोई नई चाल सोचता रहा। तू अब नहीं बच सकता दीपक, तू छोटा मास्टर ही रहेगा। मास्टर जी ने मुझे प्यार से चपत लगाई। मैं थोड़ा और गंभीर दिखने की कोशिश करने लगा। इतने सारे दर्शक जमा थे, अपनी साख जो बचानी थी। पर मास्टर जी थे, मैं उनसे क्या जीतता। मैंने बोर्ड की गोटियां डब्बे में डाली और खटिया पर जरा अधलेटा होकर बैठ गया। इससे पहले कि मेरी हार का और पोस्टमार्टम होता, मास्टर जी अपनी जीत के कसीदे पढ़ते, मैंने एक सवाल कर दिया। मास्टर जी, सोमेश ने टिकट्स भेज दी क्या? मास्टर जी का चेहरा अचानक जरा सा सुस्त पड़ गया। होंठ नीचे की तरफ झुक गए और आंखें यहां वहां आसमान में कुछ ताकने लगी। मुझे दुख हुआ अपनी इस ओछी हरकत पर। मुझे दुख हुआ उनके जख्म कुरेद कर उनको तकलीफ देने पर। मास्टर जी कुछ गुनगुनाते हुए वहां से उठ गए।
मैं जानता हूँ, वो जब असहज होते हैं तो गुनगुनाने लगते हैं कोई भी फिल्मी गाना। अक्सर राज कपूर का, उनका फेवरेट। 4 कदम चल के वो फिर घर की चौखट पर ठहर गए और बोले, कल ही फोन आया था, पिछले बरस नहीं बुला पाया, इसका अफसोस भी कर रहा था बेचारा। तू तैयार है ना? और इस बार तो भुवनेश्वर। जानता है, ये 8वां शहर है जो मैं देख पाऊंगा। इससे पहले दिल्ली, अहमदाबाद, नासिक। मास्टर जी अपनी धुन में बोले जा रहे थे। टिकट कब की मास्टर जी? मैंने टोका। मुझे स्कूल में हेडमास्टर को बताना होगा ना, अगले महीने बच्चों की प्री बोर्ड परीक्षा आने वाली है। मास्टर जी को हर साल उन 20 दिनों के लिए उनके बेटे के पास छोड़ना और फिर लेने जाने की जिम्मेदारी मुझ पर थी, फिर बेटा चाहे जिस शहर में हो। सोमेश मास्टर जी के साथ मेरा भी टिकट करवाता था और पहुंचने के अगले दिन मेरी वापसी का, और इसी तरह लौटने का कार्यक्रम भी तय था। बचपन से मेरे अम्मा बाबा नहीं थे तो मास्टर जी का मुंह देख देख कर ही बड़ा हुआ। उन्हीं से मार खाई, उन्हीं ने पीठ भी थपथपाई। अपनी जमीन के एक हिस्से में घर भी बनाने दिया। एक नहीं, कई कई कारण थे कि मैं उन्हें किसी बात के लिए मना नहीं कर पाता था, करना चाहता भी नहीं था। मास्टर जी का बेटा सोमेश था, लेकिन मेरे लिए वो बाबा थे। अरे ऐसा क्या पहले से बताना, बड़ा अफसर हुआ तू जैसे हैं। मान लो शुक्रवार की टिकटें होंगी, रात की ट्रेन पकड़ेंगे सीधे बैंगलोर। सोमवार तक तो तू मुझको वहां छोड़ के भी आ जाएगा। उन्होंने लापरवाही से कहा और भीतर जाकर अपनी आराम कुर्सी पर पीछे टिककर गुनगुनाने लगे। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। मुझे तेज हंसी आ गई। मास्टर जी भी मेरी तरह जोर से हंस दिए। बाहर खड़े लोगों ने सुनी होगी उनकी हंसी, लेकिन आंखों के गीले कोर सिर्फ मैं देख पाया था। कभी कभी नम हो गई आंखों के सिवा मैंने मास्टर जी को उदास नहीं देखा था। वो मुझे कभी हारे हुए नहीं महसूस हुए। बहुत अलग से थे वो शुरू से, यानी जब से मुझे याद है। हमेशा सफेद कड़क धुला हुआ कुर्ता पैजामा पहनते थे। स्कूल की मास्टरी के दिनों में उसके ऊपर एक बंडी भी। कई बार मैं ध्यान देता कि पिछले पूरे हफ्ते वो अलग अलग बंडियां या जैकेट्स पहनते रहे। बड़े शौकीन थे मास्टर जी। जिस शहर जाते खूब घूमते और खरीदारी भी करते थे। उन्होंने सोमेश को अकेले पाला, लेकिन मैंने या कस्बे में किसी ने भी उनको कभी परेशान होते, उकताते या खींचते नहीं देखा। हाँ, वो बरगद का पेड़ नहीं थे कि बहुत ठहरे हों, सघन हों। वो शायद खट्टे मीठे फलों से लदे कोई मौसमी पेड़ जैसे थे, रस भरे जिससे जिंदगी टपकती हो। मास्टर जी को घूमने का इतना शौक था कि बचपन में हर हफ्ते वो सोमेश को और अक्सर मुझे भी आसपास के किसी शहर या कस्बे ले जाते। रास्ते भर पेड़ों के नाम याद कराते चलते। ये पलाश है, ये गूलर और ये सेमल। मिट्टी कहाँ की कैसी, पानी कहाँ का कैसा, सारा भूगोल इतिहास उनके साथ घूमते फिरते हम समझ लेते। तू बड़ा हो जाएगा, पैसे कमाएगा, तब घूमूंगा नए नए बड़े शहर, वो सोमेश को कंधे पर बिठा कर कहते। जिंदगी को लेकर उनके फंडे एकदम अलग थे। वो कस्बे के बाकी बुजुर्गों जैसे बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ठहराव नहीं, उड़ान का लालच था। कस्बे से नौकरी के लिए तो कई बच्चे बाहर गए, पर पढ़ने के लिए बाहर जाने वाला पहला लड़का सोमेश ही था। मास्टर जी ने उसको इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए कोटा भेज दिया था। पता नहीं कहां से पैसे जुटाए, क्या बेचा, क्या गिरवी रखा, कोई नहीं जानता। बुढ़ापे के लिए कुछ बचाने की नसीहतें वो हंस के टाल देते। बुढ़ापे के लिए मैं बेटा बचा रहा हूं। वो हंसते हुए जरा से रुंधे गले से कहते। सोमेश को जब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली तो मास्टर जी जैसे बौरा गए थे। वो इसलिए भी खुश थे कि अब वो घूमेंगे अलग अलग शहर। एटलस खंगालने लगे थे। मुझसे इंटरनेट में खोजने को कहा कि मैं देख के बताऊं कि सोमेश की कंपनी के ऑफिस किस किस शहर में है। लेकिन मास्टर जी का सारा गणित उस दिन गड़बड़ा गया जब सोमेश ने उन्हें अपने साथ रखने में
कई मजबूरियां गिना दी। बाबूजी, मेरा टूरिंग जॉब है, मैं आधे टाइम तो बाहर रहूंगा, तब आपका ध्यान कौन रखेगा? मुझे चिंता लगी रहेगी, उसने दलील दी थी। मास्टर जी कहना चाहते थे कि यहाँ कौन रख रहा है मेरा ध्यान, अकेला ही तो हूं। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो बेटे की कही हर बात पर राजी थे। सोमेश शुरू शुरू में उनको साल में 2 दफे ले जाता था। फिर धीरे धीरे उसका कद बढ़ता गया तो समय मिलना कम होने लगा और सारी कटौती मास्टर जी के हिस्से आई। साल भर बाट जोहने के बाद तो दिसंबर आता था और वो भी गुजरा जा रहा था। गुलाबों वाले इस मौसम में बिरले ही उदास होते होंगे, पर इंतजार भी सबके हिस्से थोड़े आया करता है। किसी फूटे घड़े से रिश्ते पानी की तरह दिन खर्च हुए जा रहे थे। मास्टर जी लाख छिपा लें, मैं उनके माथे की सलवटों को गहराते और उनकी हंसी को उथला खोखला होते देख रहा था, महसूस कर रहा था। सोमेश का बुलावा अब तक नहीं आया था। मैं थोड़ा मन ही मन शंकित था। यूं भी सोमेश के घर का माहौल मुझे अजीब लगता था, या कहूं अलग सा। शायद शहर के लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती होगी। वो और उसकी पत्नी बहुत व्यस्त रहते थे। सुबह काम पर जाने की भागदौड़ और शाम देर से लौटने के बाद निढाल पड़ी देह और मन। समझ सकता था कि क्यों वो लोग मास्टर जी को साथ नहीं रखना चाहते थे, पर मेरा समझना थोड़े काफी था। मास्टर जी को तो जैसे शहर का नशा था, तलब थी, या क्या पता बेटे के साथ की तलब हो, पर वो खुल के कहते नहीं थे। अपनी इच्छा का बोझ शायद बेटे पर नहीं डालना चाहते थे। हाँ, इतना जरूर कहते, साल के 1 महीने उसके साथ रहना, उसका शहर देखना, इतना तो एक बाप का हक बनता ही है। बनता है कि नहीं? वो मेरे कंधे हिलाकर पूछते। मैं हंस देता, अरे पूरा हक बनता है मास्टर जी, पूरा। मुझे हमेशा लगा मास्टर जी बड़े उदार मन के थे। वो दिल दुखाने वाली बातों को आसानी से भुला देते थे। वो हर बदशक्ल तस्वीर का दूसरा रुख देखकर खुश हो जाते। पिछले कई सालों से उस एक तय महीने में सोमेश के घर रहते हुए वो बहुत खुश रहते। सुबह सुबह शहर घूमने निकल जाते थे। बाहर से मुझे फोन करते, शहर की तासीर समझाते, वहाँ का खान पान, बोली, भाषा, संस्कृति सब बता डालते। वहाँ की नदियों के किस्से सुनाते, नर्मदा की प्रेम कहानी, गंगा के धरती पर उतरने का किस्सा। मास्टर जी हमेशा मास्टर जी ही बने रहते थे। ठीक ही करते थे, क्योंकि वो जब जब बाप बने तब तब उन्हें दुख ही पहुंचा था। इस साल भी दिसंबर बीतने आया और सोमेश का बुलावा नहीं आया। 20 तारीख को उसका फोन आया, वो भी मेरे पास। यार दीपक, तू बाबूजी को समझा दे, अचानक एक जरूरी ट्रेनिंग आ गई है, 3 महीने के लिए सिंगापुर जाना पड़ रहा है। मैं भी फोन करूंगा, पर संभालना तो तुझे ही पड़ेगा यार। मैं जानता हूँ वो बैंगलोर कभी आए नहीं तो कैसे कुल बुला रहे होंगे। तू चिंता ना कर, मैं देख लूंगा, कहकर मैंने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद मास्टर जी के पास पहुंचा तो मुझे देखते ही बोले, दीपक 2 टिकट करवा दो बैंगलोर के। मैं चौंक गया। दुख भी हुआ कि अब कैसे बताऊं उन्हें। मास्टर जी ने जेब से पैसे निकालकर मुझे पकड़ाए और बोले, सोमेश ट्रेनिंग पे जा रहा है तो शहर अपने साथ थोड़े ले जा रहा है। पता नहीं कब ऊपर से बुलावा आ जाए। एक नया शहर तो मुझे देखना ही है। वो हो ना हो, हम बैंगलोर चलेंगे। मास्टर जी यानी नारायण मिश्रा जी ताजे पानी की झील जैसे थे, मीठे, ठंडे और एकदम पारदर्शी। लेकिन आज मैं उनके मन की तलहटी तक नहीं झांक पा रहा था। नहीं समझ पा रहा था कि वो नाराज हैं, दुखी हैं, निराश हैं, या हमेशा की तरह झक सवार हुई है घूमने की। मास्टर जी एक बार फिर सोच लीजिए, मैंने हिचकते हुए कहा। मैं उनके जितना भी करीब था, लेकिन एक हद से ज्यादा बढ़ने की मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने अगला बहाना बनाया। अब मुझे 2 की जगह 4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। हेडमास्टर साहब कहीं नाराज ना हो जाए। चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा उनसे, और सफर में खुश दिली से जाना चाहिए, समझे? मास्टर जी ने कहा और अंदर चले गए। मैं वहीं खड़ा रहा उस अधखुले दरवाजे के बाहर।
तब तक खड़ा रहा जब तक अंदर से पुराने गानों की आवाज नहीं आने लगी। वही उनकी पसंद का राज कपूर का गाना, जाने कहाँ गए वो दिन। मैं वहां से चल दिया। गाना बजने का मतलब था कि मास्टर जी ने अपने अकेलेपन का साथी खोज लिया है। मेरा मन खराब हो गया। उम्र के किसी भी दौर में कमबख्त अकेलेपन की तासीर एक सी होती है। अम्मा बाबा को खोने के बाद अपने बचपन की तकलीफ याद करता हूं तो उसकी सूरत मास्टर जी के चेहरे से कितनी मिलती जुलती है। गुस्सा आया सोमेश पर कि क्यों दूर रख छोड़ा है अपने बाबूजी को। जिसके सीने से चिपक कर बचपन बीतता है उसके लिए घर में जगह नहीं बचती क्या? वक्त नहीं बचता। माना वो बिजी है लेकिन कोई तो रास्ता निकाल सकता है। थोड़ा गुस्सा मुझे मास्टर जी पर भी आया। अब 75 की उम्र में आराम से क्यों नहीं बैठते? क्यों दूसरों को परेशान कर रहे हैं और खुद भी हो रहे हैं? पर हम रिश्तों से उम्मीद करना ही बंद कर दें तो फिर परिवार की जरूरत ही क्या है? क्यों कोई बंधनों में बंधना चाहेगा? अगले हफ्ते मैं और मास्टर जी बैंगलोर पहुंच गए। नहीं जानता था मास्टर जी के भीतर क्या चल रहा था, लेकिन घुमक्कड़ी खुशदिली से करने के अपने नियम को उन्होंने तोड़ा नहीं। 2 दिन में हमने पूरा शहर देख डाला। उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर्स खरीदे। पुरानी इमारतें, बाग बगीचे, मॉल्स घूमने के बाद तीसरे दिन शाम को हम लोकल मार्केट गए। ताज़ा फलों और फूलों की दुकानें देखकर मास्टर जी खुश हो गए। अगर इतनी दूर नहीं जाना होता तो थोड़े फल खरीद लेता, उन्होंने ताज़ा चीकू हाथ में उठाते हुए कहा। और कहते कहते उनके हाथ से फल लुढ़क गया। मास्टर जी जरा सा डगमगाए। मुझे लगा जैसे उनको चक्कर आ गया हो। मैंने जल्दी से उनको पकड़ लिया। मास्टर जी, हम होटल चलते हैं, आप थक गए होंगे। कहते हुए मेरी नजर वहीं चली गई जहां मास्टर जी की टिकी थी। सामने एक बड़ी सी फलों की दुकान पर उनका बेटा सोमेश खड़ा था। कभी कभी कई सवालों के जवाब हम खोजते रहते हैं और फिर जब वो अचानक मिल जाते हैं तो हम उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहते हैं। मास्टर जी ने अपने कंधे पर लटके बैग से पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट भर लिए। फिर बोले, चलो होटल घूम लिया, बहुत थक गया हूं, लौटने का समय भी हो गया है। मैंने चुपचाप उनकी बाजुएं थाम ली। सोमेश का दिखना न उन्होंने जाहिर किया न मैंने, पर मास्टर जी की आंखों में छाए बादलों को उड़ा देना चाहता था। उनके भीतर के घुमक्कड़ इंसान से ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था कि चलो लौट चलें। मैं उनके साथ साथ भीड़ में चलता हुआ मस्ती में गुनगुनाने लगा। ए भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। मास्टर जी चुप रहे। शायद आज उनका मन गीत से नहीं बहलने वाला था। अगले दिन हम घर लौट आए। मास्टर जी बदल गए थे। उन्होंने अपने कमरे में चिपके शहरों की तस्वीरें उखाड़ दी थीं। उनकी पुरानी स्टडी टेबल पर बरसों से सजा ग्लोब भी उन्होंने पता नहीं कहाँ रख दिया था। अब वो मेरे साथ शतरंज भी नहीं खेलते। उनका ना कहना मुझे भीतर तक कचोट देता। वो मुझसे अब सोमेश का फोन आया था, ये कह रहा था, वो कह रहा था जैसी बातें भी नहीं किया करते थे। मास्टर जी हर दिन थोड़े बूढ़े दिखाई देने लगे थे। सोमेश से दूर रहकर वो कभी दुखी नहीं हुए, पर इस बार उसका झूठ उन्हें तोड़ गया था। परेशान होकर एक दिन मैंने सोमेश को फोन लगा दिया। जरूरी था उसको बताना कि मास्टर जी को अब शहर शहर घूमने का शौक नहीं रहा। कहना था उसे कि बाप की उदासी की वजह एक बेटा बने ये गलत है। मेरी बात सुनकर सोमेश कुछ देर खामोश रहा। फिर बोला, यार इस बार छुट्टियों में कॉलेज के दोस्तों ने ना घूमने का प्रोग्राम बना लिया। ना उन्हें मना कर पाया ना बाबूजी को सच कह पाया। तू समझ रहा है ना दीपक? उसने अटकते हुए पूछा। नहीं, मैं नहीं समझ रहा सोमेश, और मैं समझ भी गया तो क्या? बात मास्टर जी को समझाने की है, एक बाप को समझाने की है। कैसी औलाद है तू? मैंने अपने गुस्से को किसी तरह भीतर गटकते हुए कहा और फोन रख दिया। 2 दिन बाद मुझे एक टैक्सी मास्टर जी के घर के बाहर दिखी। मैं अंदर चला गया। मास्टर जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे और सामने घुटनों पर टिका सोमेश। मुझे स्कूल के दिन याद आए जब वो गलती करने पर हमें क्लास के कोने में ऐसे ही बिठा देते थे। उनकी मार पिटाई से ज्यादा हमें वो सजा अखरती थी।
उन्हें इस तरह साथ देखकर मैं लौटने लगा तो मास्टर जी ने पास आकर बैठने का इशारा किया और सोमेश के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, जानता है दीपक, सोमेश मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, हमेशा के लिए। मैंने चौंक कर सोमेश की तरफ देखा। कुछ पूछता उससे पहले मास्टर जी बोले, और अगले महीने मुझे घुमाने ले जाएगा सिंगापुर। 10 दिन बाद फिर आने का कहकर सोमेश चला गया। मास्टर जी खुश थे, कम से कम मैंने ऐसा मान लिया था। 4-6 दिन बाद मैं मास्टर जी के घर पहुंच गया। सोचा बहुत दिनों बाद शतरंज की बिसात बिछेगी, बहुत दिनों बाद मास्टर जी की चमकती आंखें दिखेंगी। कड़क सफेद कुर्ता पैजामा पहने बेटे के साथ घूमने का प्लान बनाते हुए मास्टर जी मिलेंगे, कोई नया पोस्टर दीवार पर चिपका मिलेगा। घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की आवाज आ रही थी। राज कपूर की फिल्म का कोई उदास गाना बज रहा था। मास्टर जी, मैंने पल्ले धकेलते हुए आवाज दी और अंदर चला आया। उनके कमरे में पहुंचते ही मैं कांप गया। मास्टर जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनकी गर्दन एक ओर लुढ़की हुई और फोन नीचे गिरा पड़ा था। घबराकर मैंने जल्दी से नब्ज देखी। कोई हलचल नहीं थी, सांसें बंद पड़ी थीं। मास्टर जी जा चुके थे एक और सफर पर। मैंने कॉल लॉग टटोला। आखिरी कॉल सोमेश का था। मैंने हौले से मास्टर जी का सर सीधा किया। उनकी आंखों से बहे आंसू गालों पर सूख चुके थे, पर होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। सफर हो तो खुश दिली से हो। अपना उसूल भूले नहीं थे मास्टर जी। बस इतनी सी थी ये कहानी।